शेयर है जहां दाव लगाया जा सकता है, सब पे चर्चा होगी और इसमें हमारे साथ मदद करेंगे मार्केट वेटरन सुदीप बंदोपाध्याय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। सर थैंक यू। सर सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे यही है, क्योंकि जब मेरी आपसे चर्चा हुई थी लास्ट टाइम तब स्थितियां खराब थी सर। हम लोग देख रहे थे कि साफ तौर पे ईरान और अमेरिका के बीच में जो है संघर्ष चल रहा था। अब काफी सारी चीजें बदली हैं, लेकिन सर एक लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आया है, क्योंकि वार्ता जो है वो एक बार फिर रद्द हो गई है यहाँ पर। उसके बाद अनिश्चितता के बाद एक बार फिर मंडराने लगे। अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने जो स्विट्जरलैंड का जो दौरा है वो रद्द कर दिया है। सर अब मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि सर क्या अभी भी जो स्थितियां हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग यहाँ से बैठ के नहीं जान सकते, लेकिन क्या अभी भी हम लोग मान के चले अनिश्चितता के बादल नहीं छटे हैं? वो जो 60 दिन वाली विंडो है वो एक बड़े सवाल के तौर पर खड़ी रहेगी। अभी हमें बहुत सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। गुड आफ्टरनून हर्ष, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पर हर्ष मैं ये कहूंगा कि जो स्थिति अभी बना है, एक जो डील एमओयू या कुछ भी हम कहें जो साइन हुआ है ट्रम्प साहब और ईरान के प्रेसिडेंट के बीच में, वो एक लेवल तक कंफर्ट देता है, जो कि दुनिया भर में वो कंफर्ट देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के प्राइसेस नीचे आए हैं, शेयर मार्केट्स हर जियोग्राफी में ऊपर गया है। पर हाँ, आपका बात ये बिल्कुल सही है कि अभी तक वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स जो कहते हैं, क्योंकि ये जो 60 दिन का विंडो उसमें बहुत सारे चीज नेगोशिएट होना है। पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर फ्यूल वाला जो इश्यू है, वहां पे कोई अभी डिस्कशन या कंक्लूजन नहीं आया है। और वही सपोजिटली अमेरिका का मुख्य कारण था वार शुरू करने का, तो वहां पे तो अभी तक कुछ कामकाज नहीं हुआ। और वहां पे अगर समझौता नहीं होता है तो वापस जंग छेड़ सकता है। साथ में और एक जो सबसे बड़ी बात है जिसके कारण शायद वांस साहब स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं, वो है इजराइल और लेबनान के बीच में जो वार चल रहा था, वो भी रद्द होने की बात थी जो एमओयू साइन हुआ उसमें, पर वो रद्द नहीं हुआ। इजराइल की तरफ से जो वार छिड़ा हुआ है वो अभी तक बंद नहीं हुआ, आज भी उसमें कुछ एस्केलेशंस हुए हैं और उसके चलते सबको लग रहा है कि शायद स्थिति फिर बिगड़ सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए स्थिति तो थोड़ा वोलेटाइल है ही और इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पर हर साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। $100 के आसपास, 120 भी गया था, पर अभी तो $100 के आसपास कच्चा तेल घूम रहा था, वहां से $80 के आसपास आ गया। 20% कच्चे तेल के दाम कम हो गए हैं, तो जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। लेट अस वेट एंड वॉच एंड सी क्या होता है आगे। हमारे लिए मैं मानता हूं सबसे बड़ी चिंता की विषय आज है मॉनसून, और मॉनसून का प्रोग्रेस, मॉनसून का अराइवल, ये हमारे लिए सबसे बड़ी इश्यू है आज की। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा यही है सर, मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि मानसून जो संकट है वो गहराता चला जा रहा है। भारत में जो बारिश की कमी कहें या फिर मानसून डेफिसिट कहें, वो 40% पे पहुंच गया है सर। ऊपर से अलीनो को लेकर जो जुलाई, अगस्त और सितंबर को लेकर लगातार अलर्ट आ रहे हैं सर, वो अपने आप में कंसर्निंग चीजें दिखा रहे हैं। सर किस लिहाज से देखा जाए यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ तो है कि भाई रिफ्लेक्शन Q1 में जो है वो दबाव दिखेगा इस पूरे युद्ध की स्थितियों का, ऊपर से सर अलीनो का खतरा हम लोग देख रहे हैं, मानसून डेफिसिट, तमाम चीजें एक साथ चल रही हैं सर। इसको किस तरीके से समझा जाए और मार्केट के लिहाज से कैसे इसको आगे रीड आउट किया जाए सर? ये एक एक्चुअल प्रैक्टिकल इंडिया स्पेसिफिक समस्या है और हम लोगों को इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इंडिया आज भी टू ग्रेट एक्सटेंट मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स है जो डायरेक्टली मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स। और इसके साथ साथ सेकेंडरी टर्शियरी इंपैक्ट भी बहुत सारे सेक्टर्स पे आता है। और रूरल डिमांड जो कि एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पे अगर गड़बड़ हो जाए, वहां पे अगर सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाए, तो उसका असर हर सेक्टर में, एफएमसीजी आप बोलो, कंज्यूमर ड्यूरेबल बोलो, टू व्हीलर्स की बात करो, स्मॉल कार्स की बात करो, हर ट्रैक्टर्स की बात करो, हर जगह पे उसका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। तो मॉनसून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून का सही टाइम पे होना, सही क्वांटिटी पे होना और डिस्ट्रीब्यूशन सही होना, ये तीनों चीज इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब इसमें देखिए एक चीज भी अभी तक नहीं हुआ, एक टाइम पे होना वो तो शुरू नहीं हुआ है। क्वांटिटी, उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है सामने, क्योंकि एक जून महीना का आधा से भी ज्यादा बीत गया है, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ बहुत सारे जगह में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उस पर जरूर ध्यान रहेगा। तो समस्या है और समस्या रियल है। कितना बड़ा समस्या होगा
ये अभी बताना मुश्किल है, स्थिति पे नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र में मानसून अटकता हुआ दिखा, पूर्वांचल पे देखिए उसके आगे बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, वहां पे साफ तौर पे इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। तो लेकिन सर अब ये इसको किस लिहाज से समझा कि मार्केट के लिए कितना बड़ा खतरा है, और मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि क्या आप जो है भारतीय शेयर मार्केट पे अभी बेरिश हैं या फिर नहीं सर, आपने अपने रुख में थोड़ा बदलाव किया है, क्या सोच रहे हैं सर आप यहाँ पे? मैं बेयरिश तो नहीं हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का सलाह देता हूँ, जी सर। खुद भी लॉन्ग टर्म में बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बहुत अच्छे पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, और वहां पे खरीदारी करके पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। पर आज के दिन में अगर ओवरऑल स्थिति की बात करें तो मुझे लगता है मार्केट में, देखिए जब वॉर बंद होने का ऐलान आया तब मार्केट ने 3-4 दिन बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, उसके बाद से मार्केट एक रेंज में घूमा है, आज भी करेक्शन देखने को मिला है। उसका एक कारण तो आईटी क्षेत्र का, रिलेटेड कंपनीज का नीचे जाना है, पर ओवरऑल एक शंका मानसून को लेके भी बना हुआ है, और उसका असर शायद जितना दिन आगे बढ़ेंगे हम और मानसून ठीक ठाक नहीं होता है तो वो ये शंका और भी बढ़ेगा, और मार्केट में इसका नेगेटिव असर और भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, बहुत सारे सेक्टर्स पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ेंगे, और वो रिलेटेड फूड ग्रेन रिलेटेड इन्फ्लेशन आएगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो आरबीआई की तरफ से ब्याज दर बढ़ाने की एक सोच आ जाएगी, जो कि अगेन इंडिया का ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। तो एक मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति है इकोनॉमी में अगर मॉनसून ठीक ठाक नहीं होता है। एग्जैक्ट इम्पैक्ट तो बताना बहुत मुश्किल है, वो डिपेंड करेगा बारिश का स्थिति कितना होता है, पर आज के दिन में जो प्रेडिक्शन है उससे लगता है कि इम्पैक्ट तो जरूर होगा। ठीक है सर। तो सर मैं अगर वैसे आपसे जानना चाहूँ कि इस साल के 6 महीने के हिसाब से आखिरी तक आप निफ्टी को कहां तक देखते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए तो सर? तो निफ्टी का लेवल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए अभी दिख नहीं रहा है। इसका 2 कारण है। एक तो जैसे मॉनसून का जिक्र हम लोगों ने किया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट में अभी भी पैसा लगा रहा है, जो कि हर रोज के जो आंकड़े आते हैं उससे साफ दिखते हैं। पर एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है, और ज्यादातर बिकवाली ही कर रहे थे, थोड़ा बहुत कभी आ भी जाता है, पर बिकवाली की तरफ उनका रुझान ज्यादा है। और ये मुझे लगता है ये स्थिति के 2 मुख्य कारण है। पहला कारण है, इंडिया में एआई रिलेटेड कंपनीज तो है ही नहीं, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का नजर एआई रिलेटेड कंपनीज पे, एआई रिलेटेड बिजनेस पे है, और वहां पे इंडिया कह सकते हैं कि एंटी एआई ट्रेड, मतलब जहां पे कोई एआई नहीं है ऐसा अगर जगह कोई हो तो वो इंडिया है। तो एंटी एआई ट्रेड की तरफ इंडिया को माना जा रहा है, तो यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है इस फिस्कल में 10-12, ज्यादा से ज्यादा 14-15% तक बेस्ट केस सिनेरियो में इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा। और इसके चलते जो बाकी एशियन कंट्रीज के अगर आप देखिए, साउथ कोरिया में 100% से ज्यादा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, ताइवान में 80-90% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। अब विदेशी निवेशक इन ग्रोथ मार्केट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इंडिया की तरफ उनका ध्यान नहीं है। हालांकि इंडिया से शायद पैसा निकाल भी रहे हैं ताकि इन देशों में निवेश कर पाए, साथ में यूएस में भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, तो इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा आना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी। मॉनसून का प्रॉब्लम है, तो ये दोनों प्रॉब्लम अगर साथ में रखे आप, इसमें वार रिलेटेड सिचुएशन, वार का वापस आ जाना, ये सब तो मैं नहीं पकड़ रहा हूं, पर इनके अलावा भी जो स्थिति बन रहा है उससे मुझे नहीं लगता है इंडेक्स बहुत ऊपर जाएगा। अगर 27-28 हजार तक एंड ऑफ द ईयर तक चला गया इंडेक्स बेस्ड ऑन 3rd-4th क्वार्टर स्टेबिलिटी, अर्निंग्स ग्रोथ, तो मैं मानूंगा वो बहुत अच्छा हुआ इंडियन मार्केट। ठीक है सर, तो यानी कि यहाँ पे जो है चिंताएं के जो बेसिकली बादल हैं वो अभी भी बने हुए हैं। सर ने बहुत सारी चीजें जो है वो साफ तौर पे दर्शकों के सामने रख दी है, और एफआईएस की पॉइंट तो सर आपने रख दिया, बल्कि अगला सवाल मेरा यही था कि भाई एफआईएस की स्थिति आपको क्या लग रही है, क्योंकि बिकवाली तो पिछले कुछ समय में कम हुई है, क्या शॉर्ट कवरिंग और आने वाले दिनों में खरीदारी में तब्दील होती हुई दिखेंगी स्थितियां या फिर नहीं? खैर आपने सर बताया यहाँ पे चीजें कि अभी वो स्थितियां देखने को नहीं मिल सकती, इसके पीछे के लॉजिक्स भी आपने दे दिए सर यहाँ पे। अब सर अगर निफ्टी नहीं चलेगा तो फिर सर क्या चलेगा यहाँ पे? पिछले कुछ समय में हमने देखा, चाहे आप मिड कैप की बात कीजिए, स्मॉल कैप, यहाँ तक कि माइक्रो कैप में भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। आप क्या मान रहे हैं सर, यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती दिख सकती है या फिर नहीं सर, ये एक मोमेंटम था, उस मोमेंटम वो गुजर गया अब यहाँ से?
ये हर्ष मैं वो तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे मैं देखता नहीं हूँ, और मैं रिकमेंड भी करूंगा ऐसे आप मत देखिए। लार्ज कैप में एक कारण है प्राइस नीचे गिरने का, क्योंकि एफआईआईज का होल्डिंग लार्ज कैप में ज्यादा था, और वो जब बेच रहे हैं तो लार्ज कैप में बिकवाली बहुत ज्यादा आ रही है, इसीलिए लार्ज कैप में वैल्यूएशन भी थोड़ा नीचे आ गया है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और अच्छा लार्ज कैप शेयर अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। मैं शायद आपके साथ बातचीत करते हुए पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जैसे लार्सन टुब्रो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि लार्सन टुब्रो का देखिए अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट था, वहां पे इनके 40% बिजनेस वहां से आता है, तो प्राइस करेक्शन का कारण नहीं था। पर अब देखिए वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, बहुत ही अच्छा कंपनी है, अच्छा काम कर रहा है, करेगा भी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, वेस्ट एशिया का बिजनेस वापस मोमेंटम पकड़ लेगा। तो अगर आपको सस्ते भाव में मिल रहा है तो खरीदारी करिए लॉन्ग टर्म के लिए। पर स्मॉल कैप, मिड कैप में भी अपॉर्चुनिटीज है, ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पे मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है। पावर क्षेत्र में पॉकेट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मेटल्स माइनिंग में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और सबसे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी जो मुझे सेक्टर एग्नोस्टिक वे में मैं कहूंगा कि फार्मा। मुझे तो फार्मा लगता है 20 साल पहले आईटी जिस स्थिति पे था, एक क्वांटम लीप के थ्रेशोल्ड पे, आज फार्मा वहां पे। और फार्मा में अगर मैं थोड़ा विस्तार में आपको समझाऊं, फार्मा में 3 तरीके के कंपनीज मैं देख रहा हूं। एक जो ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स, अपने पेटेंट्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मुख्य कंपनी मैं मानूंगा सन फार्मा। ऑर्गेनन एक्विजिशन के बाद लगभग 70% इनका रेवेन्यू ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट से आएगा, तो सन फार्मा एक अलग ही लीग में चला गया। और वैसे ही ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स रिसर्च के जरिए लाके इस लीग में जाने की कोशिश कर रहा है ग्लेनमार्क फार्मा, वॉकहार्ट, सिप्ला, कुछ हद तक लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, ये सब उसी दिशा में जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ओवर द इयर्स ये भी वही दिशा में जाएंगे। और यहाँ पे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दुनिया भर के जो दिग्गज फार्मा कंपनीज है, उनकी बैलेंस शीट, उनका परफॉर्मेंस, उनका वैल्यूएशन आप देख लीजिए, साफ सामने आएगा। दूसरे तरह के कंपनी है जो सीडीएमओ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, इंडिया में अच्छे कंपनीज है, अच्छा मैनेजमेंट है, पर इनके फ्यूचर को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। जब ट्रेड वार चालू हुआ उसको लेके भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क था, पर हम लोगों ने देखा कि ट्रेड वार के जरिए इन कंपनीज पे कोई अलग ड्यूटी नहीं लगाया गया है। दूसरी बात है चाइना प्लस वन, जो कि यूएस के, यूरोप के सारे कंपनीज फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, और आने वाले दिनों में ये मेंटेन भी होगा। उसके जरिए इंडियन सीडीएमओ कंपनीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को जबरदस्त ऑर्डर मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। तो इनका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मुझे लगता है, ओवर द नेक्स्ट 5, 10, 20 इयर्स। थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपनीज यहां पे मैं बोलूंगा जो कि डोमेस्टिक फोकस्ड, जो कि डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक डिमांड को केटर करते हैं। और यहां पे ध्यान में रखना होगा कि डोमेस्टिक फार्मा का ग्रोथ भी लगभग 25% सीएजीआर से हो रहा है। तो मैनकाइंड फार्मा जैसे कंपनी जो कि 95% ऑफ अपना रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से डिराइव करता है, और ऐसे बाकी भी कंपनीज हैं, वहां पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तीनों पॉकेट्स में फार्मा कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे चुन के अच्छा कंपनी खरीदारी करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। साथ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, साथ में आप हेल्थ केयर में भी ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल क्षेत्र में पिछले 1-2 साल में जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है। जो बड़े कंपनीज हैं वो फंड रेज कर रहे हैं, और उसके जरिए एक्विजिशन के जरिए अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया अपना स्प्रेड बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप एपोलो हॉस्पिटल लीजिए, मेदांता लीजिए, नारायण हृदयालय लीजिए, मैक्स हेल्थ केयर लीजिए, हर कंपनी अपने अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और फार्मा पढ़ना लिखना थोड़ा मुझे भी सर अच्छा लगता है। और हमने देखा था अभी पीछे चीन में वूशी जो सीडीएमओ कंपनी है सर, उसमें अमेरिका ने किस तरीके से प्रतिबंध लगाया, और भारतीय कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता है सर। तो सर एक चीज़ आपने यहाँ पे समझा दी हमें, फार्मा को लेकर तो बहुत अच्छे से विस्तृत आपने जानकारी दे दी कि भाई दोनों तरफ देखने की जरूरत है यहाँ पे, फार्मा स्टॉक्स को भी और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स को भी। अब सर आपने वहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एलएनटी का भी आपने जिक्र कर दिया। मैं आऊँगा सर, क्योंकि 2-3 स्पेस और मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पे, ऑटो एंसिलरी, पावर और मेटल्स,
मैं लेकिन उससे पहले सर जियो प्लेटफॉर्म की बात करना चाह रहा हूँ सर। आज खबरों में लगातार बना रहा, सेबी के पास आईपीओ के लिए डीआरएचपी दाखिल भी हो गया सर यहाँ पे, और 27 करोड़ के नए फ्रेश इशू जारी होंगे, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे जो है ओएफएस नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे सर मैंने देखा था गीगा फैक्ट्री की भी बात हुई, इस साल नई गीगा फैक्ट्री की शुरुआत होगी यहाँ पे, और रिटेल में भी काफी एग्रेसिव ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं सर। आप कैसे देख रहे हैं सर, और निवेशकों के लिहाज से जियो का आईपीओ क्या उस लिहाज से देखना चाहिए, और जो पूरा ये एजीएम हुआ अगर आपने इसे देखा हो तो उसका निचोड़ हमारे दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए क्या काम की चीज रहेगी सर, वो भी प्लीज अपने तजुर्बे के साथ सर आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज। देखिए, रिलायंस जियो का जो आईपीओ इसका ऐलान किया गया है, डीआरएचपी फाइल हो गया है, इससे साफ है कि ये सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सबका एक्सपेक्टेशन था कि ये एक ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू, इसका मिला जुला आईपीओ होगा। पर अब जो उन्होंने सामने लाया है वो है पूरा फ्रेश इशू हो रहा है, 27 करोड़ शेयर का फ्रेश इशू हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पूरा पैसा कंपनी में आएगा, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी में निवेशित रहेंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव मैं मानता हूँ। साथ में देखिए ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा क्योंकि ओवरऑल जो वैल्यूएशन की बातचीत हो रही है उससे, कल हम लोग एनएससी की बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा आईपीओ एनएससी का आएगा, आज जो डीआरएचपी फाइल हुआ है इससे साफ है कि रिलायंस जियो का आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। जो आईपीओ प्रोसीड्स का यूटिलाइजेशन वहां पे भी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि 27,500 करोड़ पूरा डेट रिपेमेंट हो जाएगा कंपनी का, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जो कि डेटा सेंटर एक्सपेंशन ऐसे कामों के लिए यूज किया जाएगा। तो ओवरऑल मुझे इसका बहुत अच्छा फील, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आईपीओ है वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगा, और साथ में मैं ये कहूंगा कि एक नया बेंचमार्क एस्टैब्लिश हो जाएगा कैपिटल मार्केट में जियो का आईपीओ जब आ जाएगा। पूरा रिलायंस की अगर बात करें, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करें, तो वहां पे देखिए एक सिंपल वे में मैं सब बताऊंगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है कि उन्होंने 5 साल में एबिटा डबल करने की बात, ये बहुत बड़ा ऐलान है रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी के लिए, और इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं मानता हूं इसको। तीसरी बात जो शायद मुझे बहुत अच्छा लगा, जो शायद इतना विस्तार से बात नहीं किया गया है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, क्योंकि रिलायंस रिटेल का एक हिस्सा हुआ करता था, कुछ क्वार्टर पहले इन्होंने इसको अलग किया है, जहां पे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो इनके इन हाउस जो ब्रांड्स हैं उनको जो कंपनी बनाता है, जो कंपनी बेचता है, तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का टर्नओवर 22,000 करोड़ हो गया है। अब देखिए नेस्ले का टर्नओवर 23,000 करोड़ है, और बाकी सारे एफएमसीजी कंपनीज एचयूएल को छोड़ के इसके नीचे। तो आज इतना कम समय में इन्होंने एक एफएमसीजी कंपनी खड़ा कर दिया है जो कि अब नेस्ले के बराबर है, और सिर्फ एचयूएल इनके ऊपर है। तो एक कमेंडेबल अचीवमेंट है मैं मानता हूं, और आने वाले दिनों में शायद यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। रिलायंस रिटेल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वैल्यू अनलॉकिंग का आने वाले दिनों में है। न्यू एनर्जी के बारे में विस्तार में बात किया गया है, और ये भी बताया गया है कि FY 21-27 से इनके जो एबिटा है उसमें कंट्रीब्यूट करना भी चालू करेंगे। O2C का भी बात किया गया है विस्तार में। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा फीलिंग रिलायंस का एजीएम का हुआ है। जियो का आईपीओ सबसे बड़ा हाईलाइट है, एबिटा डबल होना 5 साल में, जो इसका ऐलान करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी का इतना बड़ा होके सामने उभर के आना, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे। ठीक है सर, बहुत विस्तृत से आपने अच्छे से जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दी। तो सर अभी जिस तरीके से यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है सर रिलायंस, तो फिर आगे के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपको लग रही है सर इसके लिए? बिल्कुल रहेगी। मुझे तो रिलायंस बहुत अच्छा लगता है करंट लेवल पे। मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो उसमें रिलायंस को जरूर शामिल करना चाहिए। जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग विद ईयर्स होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने में बहुत बड़ा डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो रिलायंस पोर्टफोलियो में रखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि बार बार बीच में बात निकल के आती है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते हैं आईटी स्टॉक, कहते हैं भाई बॉटम आउट हो गया, फिर बेचारे निवेशक जो है थोड़ा सा सोचते हैं कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर जो है एक नई सिचुएशन खड़ी हो जाती है। जैसे हम लोगों ने कल एसेंशियल के मामले में देखा, 1% की गाइडेंस उन्होंने घटाई सर, और जो तमाम स्टॉक्स इंडेक्स 5 से 6% तक टूट गया सर यहाँ पे। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ सर, एफएमसीजी चल नहीं रहा सर, कंज्यूमर चल नहीं रहा सर, तो बहुत सारे ऐसे भी जो चीजें हैं मार्केट में जो नहीं चल रही हैं बिल्कुल, और एक कंसर्न बने हुए हैं लगातार सर, इसका इलाज क्या है सर, क्या करना चाहिए निवेश को?
देखिए, पिछले डिस्कशन में भी मैंने आपको बताया था कि आईटी से दूर रहना चाहिए, अभी भी मैं कहूंगा आईटी से दूर रहना चाहिए। मैं संक्षेप में इसको भी समझाता हूं कि एआई का जो वैल्यूएशन है, एआई में जो यूफोरिया है, इसको लेके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं कि सही है नहीं है, पर एआई का जो एक्चुअल ग्राउंड में और जो अपने मतलब हर रोज के जीवन में जो एआई का प्रयोग है, उसको लेके क्वेश्चन नहीं कर सकते। एआई इज रियल और एआई इज गोइंग टू चेंज द वे वी वर्क, वी लिव, वी ऑपरेट। अगर ये हो रहा है तो इसमें इंडियन आईटी कंपनीज बहुत पीछे रह गया है। हमारे पास कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम नहीं है, हमारे कोई भी कंपनीज के पास। हमारे यहाँ कोई ढंग का एआई कंपनी नहीं है। तो हमारे जो आईटी कंपनीज है, ये इनका अभी जो स्थिति है, इनको ये एआई कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके उनका इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करने की प्रयास कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। पर जो एआई रिलेटेड जो डिसरप्शन हो रहा है, उसका सिर्फ शुरुआत है। अब एआई का बात हम लोग पिछले 3-6 महीने से कर रहे हैं, उसके पहले इतना एआई का जिक्र होता नहीं था। और एआई का प्रैक्टिकल नया नया मॉडल लॉन्च होना, ये सब अभी शुरू हुआ है और ये तो बिल्कुल शुरुआत है, बहुत देर तक ये चलता रहेगा। तो हम लोग सिर्फ ट्रेलर देख रहे हैं एआई रिलेटेड जो डिसरप्शन है उसका, ये बहुत देर तक चलेगा। और हमारे आईटी कंपनीज अच्छे कंपनीज है, अच्छा मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, पर इनको ये नया एआई वर्ल्ड में एडजस्ट करने में 1 से 2 साल लगेगा। अब किसको 1 साल लगेगा, किसको 2 साल लगेगा, ये बताना आज बहुत मुश्किल है, संभव भी नहीं। और ये 1-2 साल जब ये ट्रांजिशन होगा, नया पैराडाइम, जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उसमें कंपनीज एडजस्ट करेंगे, उस टाइम में 1-2 साल तक इनका रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी हर जगह पे सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और इस स्थिति में मैं मानता हूं निवेशक को इन कंपनी से दूर रहना चाहिए। ये इंडिया के आईटी सर्विसेज कंपनी हो या ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी हो, जैसे हमने एक्सेंचुअर का देखा है जो नतीजे कल आए, जिसका जिक्र आप भी शायद कर रहे थे, ये भी आईटी सर्विसेज कंपनी है, इनके पास भी खुद के एआई मॉडल्स नहीं है, तो ये भी सफर कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे आईटी कंपनीज के पास खुद के एआई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो अभी 1-2 साल सफर करेंगे। मुझे लगता है वैल्यूएशन को नहीं देखना चाहिए, अभी इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। नजर रखिए कंपनीज पे, अच्छे कंपनीज, अच्छे मैनेजमेंट है, पर लेने का टाइम बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। तो यानी कि सर देखिए, वो आपने बिल्कुल सर, हम लोगों ने अपने दर्शकों को हमेशा, क्योंकि सर आप जो आपकी गाइडेंस होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आपने पहले भी ये बात कही थी कि साफ तौर पे कि आईटी से दूर रहना है। तो अब आपने कहा सर 1 से 2 साल की स्थिति बनती दिख सकती है, ये बात किसी को नहीं पता कि सर बॉटम कहाँ बनेगा। लेकिन जिस तरीके से सर्वम है, अब हमने देखा है एचसीएल टेक ने जहाँ पे जो एक्वायर करते हुए देखा 10% स्टेक, ये सब तमाम जो कोशिशें सर, इसके एक लॉन्ग प्रोसेस रहेगा सर, इसमें एक लंबा इंतजार 1 से 2 साल निवेशकों को करना चाहिए, तब तक रुके रहना चाहिए यहाँ पर। ये निवेशक के आउटलुक पे ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, अगर आप एचसीएल टेक में निवेशित है, एचसीएल टेक अपना कदम रख रहे हैं एआई में पार्टिसिपेट करने का थ्रू एक्विजिशन, कब उसका नतीजा आएगा, क्या होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर है, एचसीएल टेक में बिलीव करते हैं, तो आप निवेशित रहिए। पर अगर आप मुझे आज पूछ रहे हैं कि मुझे इस न्यूज फ्लो के बेसिस पे एचसीएल टेक में निवेश करना चाहिए, मैं मना करूंगा आपको, मैं बोलूंगा अभी निवेश मत करिए, कीप अ वेट एंड वॉच। ठीक है सर। अच्छा सर, आपने जो तमाम चीज़ों के बारे में बताया यहाँ पर, आपको जो फार्मा और डायग्नोस्टिक पसंद आया, वो आपने सर हम लोगों दर्शकों को बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक बताया, आपने एलएनटी का भी नाम लिया। अब सर जो 3 सेक्टर बच गए सर, मैं उसमें भी चाहता हूँ जो आपकी बेस्ट पिक हो, ताकि दर्शकों को और क्लैरिटी मिल सके सर। जैसे ऑटो एंसिलरी है सर, ऑटो एंसिलरी में सर आप मौके देख रहे हैं, तो सर कहाँ देखा जाए, कौन से आपको स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं वहाँ पर सर? मैं एक सेक्टर के बाद जिक्र करना भूल गया, एजुकेशन, मैं उस पर भी बात करूंगा। जी सर। ऑटो एंसिलरी का स्पेसिफिक मैं बोल देता हूँ। ये ऑटो एंसिलरी में क्यों मेरा पसंद ऑटो एंसिलरी में है, ऑटो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है जी। अब आप किसी भी तरफ हो, ट्रांजिशन तो हो रहा है बिटवीन आईस इंजन एंड ईवी। अब कौन सक्सेसफुल होगा, कौन नहीं होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, ये सब बताना मुश्किल है, वी कैन ऑल स्पेकुलेट, पर ट्रांजिशन हो। अब देखिए, ट्रांजिशन जब हो रहा है, मुझे मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं कि ईवी सक्सेसफुल होगा या नहीं, कौन सा कंपनी ईवी में सक्सेसफुल हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ऑटो क्षेत्र में अगर आपको बेट लेना है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी में बेट मत लीजिए, ऑटो एंसिलरी में लीजिए। इसका कारण क्या है, ईवी हो या आईस हो, एंसिलरी, ऑटो एंसिलरी के उनके कंपोनेंट्स, उनके पार्ट्स, उनका सर्विसिंग हमें दोनों सेगमेंट में रहता है। और
मजे की बात यह है कि ईवी में ऑटो कंपोनेंट्स ज्यादा लगते हैं, ऑटो एंसिलरी का रोल और भी बढ़ जाता है। तो अगर आप बेट कर रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी ईवी ज्यादा चलेगा आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, तो एंसिलरी का पल्ला और भी भारी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ऑटो एंसिलरी पे ध्यान दीजिए कि उसमें आप ऑटो ट्रांजिशन में बेट नहीं ले रहे, आप सिर्फ इंडस्ट्री का ग्रोथ पे बेट ले रहे। अब इस स्थिति में कहां पे आप निवेश करेंगे? इंडिया के बहुत सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जो कि दिग्गज कंपनीज है, ग्लोबल ओईएम के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे आप संवर्धना मदरसन की बात करें, उनो मिंडा की बात करें, सोना बीएलडब्ल्यू की बात करें, तो ये सारे अच्छे कंपनीज है। लॉन्ग टर्म के लिए ये सब में निवेश किया जा सकता है। ठीक है सर। अब जी 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 प्लीज सर। तो मैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में दो शब्द बता दूं। जी एजुकेशन क्षेत्र में ग्लोबली ऑनलाइन एजुकेशन बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, और ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में ग्लोबली जो कॉस्टिंग प्राइसिंग होता है उसका अंतर कम होता जा रहा है। तो मान लीजिए ऑनलाइन कोर्स में आपको $100,000 लगता है, तो ऑफलाइन भी शायद $120,000 लगता है, तो गैप कम है। हमारे इंडिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन में गैप बहुत लंबा है। अगर आपको 1 लाख रुपए में ऑफलाइन एजुकेशन कैंपस में जाके एजुकेशन होता है, तो ऑफलाइन शायद 10,000 में होता है, ऑनलाइन शायद 10,000 रुपए में होता है। इतना बड़ा गैप है जो कि ग्लोबली नहीं है, और ये गैप ब्रिज हो रहा है ग्रेजुअली। अब ऑनलाइन एजुकेशन में जो कि हायर एजुकेशन या अपस्किलिंग, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इंडिया में एक ही लिस्टेड कंपनी है, जारो एजुकेशन, JARO, जारो एजुकेशन बोल के, और इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहा है। इसका खास बात यह है कि ये दे आर टाइड अप विद ऑल द IIMs एंड IITs, साथ में और भी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया के और विदेश के, उनके साथ भी टाइड अप है, और इसके जरिए इनका बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है अपस्किलिंग और हायर एजुकेशन में। साथ में अगर आप बाकी जो एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज है जो कि हायर एजुकेशन में नहीं है, उनका आरपू लगभग 2-2,500 रुपए का होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और जारो का आरपू है 80,000 प्लस। तो आप समझ सकते हैं अंतर क्या है। और जैसे मैं कह रहा हूं ग्लोबली ये ट्रेंड बढ़ रहा है, और मुझे भी लगता है आने वाले दिनों में बहुत फायदा जारो को होगा, और एक नए लेवल पे यहाँ जो करंट लेवल है, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, अगर निवेश करें तो शायद ये शेयर डबल भी हो सकता है 1-1.5 साल। तो यहाँ पे जरूर देखना चाहिए। ऐसे पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटी बन रहा है। मैं पावर सेक्टर का जिक्र कर रहा था। देखिए इंडिया में पावर में क्या हो, पावर में एक सेकुलर बुल रन आप कह सकते हैं चल रहा है। पावर डिमांड कंटिन्यूअसली, पावर डिमांड बढ़ रहा है, पावर यूज बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल में देखिए आप ट्रांजिशन हो रहा है पेट्रोल डीजल गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी। अब ये अगर होता है पावर डिमांड का यहाँ बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में पावर का डिमांड बढ़ रहा है। इसीलिए ओवरऑल, और इंडिया में आज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल जो सरकार का नारा है, उसके चलते गांव-गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है, डिमांड जबरदस्त है। इसके चलते इलेक्ट्रिसिटी जो चेन है, सप्लाई चेन है, हर जो मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो पावर फाइनेंशियर्स है, जो पावर कंपोनेंट मेकर्स है, जो पावर इक्विपमेंट मेकर्स है, हर जगह में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और मुझे इनमें से पावर फाइनेंशियर्स बहुत अच्छे लगे। PFC REC है जहां मर्जर भी हो रहा है, इरेडा है। अब देखिए जो पावर कैपेसिटी नया लग रहा है, NTPC, टाटा पावर, अदानी पावर और भी सब लोग जो नया पावर कैपेसिटी लगा रहे हैं, वो बहुत बड़ा कैपेसिटी आ रहा है आने वाले दिनों में, अगला 5-7 साल में लगेगा। और ये जो कैपेसिटी है, इसका फंडिंग कमर्शियल बैंक कर नहीं पाएंगे, तो पावर फाइनेंशियर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी सिलसिले में मुझे लगता है PFC REC या इरेडा में जरूर खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के नाम PFC REC इरेडा के नाम ले लिए, और आपने सारे जो जारो का, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर को लेकर बहुत सारे मतलब आप जैसे सर बहुत दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं लेकिन बात नहीं करते, लेकिन आज आपने बात करी, बहुत ज़रूरी था सर ये, और बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दी इसके पीछे के क्या लॉजिक्स आपको दिख रहे हैं सर। तो ये तमाम, और सर मेटल्स जो आपने एक नाम लिया था, मेटल्स में कोई पिक है सर आपकी? बिल्कुल है, मेटल्स में भी मैं मेटल्स की बात करना भूल गया। मेटल्स में देखिए ये जो वार, कॉन्फ्लिक्ट, जो पॉलिटिकल स्ट्रेस चल रहा है, इसके चलते मुझे लगता है अगला 5-7 साल मेटल्स में एक सेकुलर अपस्विंग देखने को मिलेगा, और देखने को मिल भी रहा है। मैं मेटल्स की वोलेटिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वोलेटाइल मेटल हमेशा होता है,
ऊपर नीचे होता रहता है, पर अगर आप एक इसको ट्रेंड देखें तो सेकुलर अपस्विंग मुझे दिख रहा है और ये चालू हो गया। एल्यूमिनियम अगर देखें, अभी पिछले 10 दिन की बात मत करिए, पर ओवरऑल एल्यूमिनियम एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कॉपर एक ऑल टाइम हाई, सिल्वर गोल्ड एक ऑल टाइम हाई पे चला गया था। ऐसे फेरस नॉन फेरस हर क्षेत्र में एक पॉजिटिव मोमेंटम दुनिया भर में बना हुआ है और इस माहौल में इंडिया में भी जो मेटल माइनिंग कंपनीज है उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा पसंद का शेयर पिछले 2 साल से वेदांता रहा है। अब वेदांता डीमर्जर होने के बाद 5 कंपनी में बढ़ गया है, उसमें से वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता मेन जो वेदांता लिमिटेड जो रेसिडुअल कंपनी है, इन दोनों पे ध्यान देना चाहिए। वेदांता एल्यूमिनियम लॉजिक सिंपल है, एल्यूमिनियम एक रिकॉर्ड हाई पे है और अभी मुझे लगता है एल्यूमिनियम ग्लोबल प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और एक फुल्ली इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर वेदांता एल्यूमिनियम है, कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो हर तरफ से अगर आप देखें वेदांता एल्यूमिनियम में फेवरेट स्टॉक है। और वेदांता लिमिटेड जो कि मेन कंपनी जो रेसिडुअल कंपनी कह सकते हैं, उसमें ये हिंदुस्तान जिंक का होल्डिंग कंपनी है और हिंदुस्तान जिंक में बहुत अच्छा काम काज कर रहे हैं। इंडिया में ओनली सिल्वर मैन्युफैक्चरर है और आप जानते हैं सिल्वर का डिमांड कैसे बढ़ रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है जिंक में सिल्वर में दोनों में। तो आने वाले दिनों में और भी अच्छा खासा नतीजा आएगा। तो वेदांता लिमिटेड में भी मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, आज आपने वही वाली कहावत कर दी कि बिन मांगे मोती मिले जो है दर्शक हम लोग, मतलब मैं उम्मीद ही कर रहा था कि आगे मैं वेदांता से पूछता, लेकिन आपने बहुत अच्छे से सर तमाम सारे सेक्टर्स मतलब जो है उसके जो बेस्ट हो सकता था वो निचोड़ हमारे दर्शकों के सामने रख दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया सर, और बहुत अच्छे से चर्चा हुई और खासतौर पर फंडामेंटल जब भी आप आते हैं तो बेहतरीन जानकारियां सर साझा करते हैं। सर डिस्क्लेमर भी प्लीज। जी, मैं जिन शेयर्स के बारे में बात किया वो मैं निवेशक को लेने की सलाह देता हूँ, मेरे खुद के पोर्टफोलियो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।